नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जहां तक कि आपको पता है, हम बिहार स्पेशल की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने बिहार के प्राचीन इतिहास को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। उससे पहले हमने बिहार स्पेशल में बिहार का सामान्य परिचय भी कर लिया था 4 वीडियोज़ में। अब बारी है मध्यकालीन बिहार के इतिहास की। तो आज से मध्यकालीन बिहार के इतिहास की शुरुआत होती है, जो 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में था। और दोस्तों, आपसे एक गुजारिश हमेशा रहेगी कि आपने जो भी वीडियोस देखा है उसको रेगुलर देखिए, क्योंकि प्रश्न उससे आएंगे और आपको एग्जाम में बीपीएससी के किसी भी आगामी परीक्षा में उससे आपको मदद मिलेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। तो मध्यकालीन बिहार का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि पश्चिम एशिया से जो तुर्क आक्रमण हुआ था यहाँ पर, और जो अलग अलग राजवंशों के उदय हुए थे और उनका पतन हुआ था, वो सारा बिहार के मध्यकालीन काल में पढ़ा जाता है। और सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, नुहानी, चेर और फिर जो लोकल वंश थे जैसे भोजपुर के उज्जैनी, सुर और मुगल वंश का शासन रहा था यहाँ पे। इसमें आपको कर्नाट और चेरो वंश भी पढ़ने को मिलेगा। तो आइए इसे 5 अलग अलग भागों में पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने इसको 5 अलग अलग पॉइंट्स में डील कर दिया है। जैसे बिहार में तुर्क शासन, जो मुख्य रूप से बख्तियार खिलजी की बात करेगा। फिर बिहार में स्थानीय वंश, जिसमें 2 मुख्य वंश थे, कर्नाट वंश और चेरो वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आएगा बिहार में सल्तनत काल, जिसमें तुर्क, खिलजी, तुगलक और लोदी की बात कर लेंगे। और बिहार में अफगान शासन की बात होगी, जिसमें शेरशाह सूरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नुहानी वंश की बात होगी। और अंत में बिहार में मुगल काल, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब की बात करके ये मध्यकालीन बिहार का इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो उस पर हम 2 पॉइंट पे चर्चा करेंगे। एक तो बिहार में तुर्क शासन, जो बख्तियार खिलजी वाला पार्ट है, और बिहार में स्थानीय वंश, कर्नाट और चेरो वंश। तो चलिए बिना समय गंवाए इस पे फोकस करते हैं। तो बिहार में तुर्क शासन की शुरुआत की बात करते हैं, बख्तियार खिलजी की बात करते हैं। तो तुर्क सत्ता जो स्थापित हुई है बिहार में, उसका श्रेय जाता है बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी का पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। मैंने वैसे लिख दिया, रटने की जरूरत नहीं है, ना कहीं लिखने की जरूरत है आपको। ये जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था या गुलाम था। प्राचीन विश्वविद्यालय जो है नालंदा और विक्रमशिला, और जो उदंतपुरी वाला जो बिहार था, जो बौद्ध मठ था, इन सब का विनाश का जो जिम्मेदार था, ये यही बख्तियार खिलजी था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इसने आग लगा दी थी, और वहां पर कई सारे पुस्तक थे। ऐसा माना जाता है कि लाखों पुस्तकें थी वहां पर, और वो महीनों तक धधकते रहे, महीनों तक दूर से देखा जाता रहा कि वो जल रहे हैं, इतनी पुस्तकें थी वहां पे। तो ऐसा इसने किया था। बिहार के मगध क्षेत्र में बौद्ध शिक्षा और संस्कृति को बहुत गहरा आघात पहुंचा था, ये नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जलने से। सेन वंश का राजा बंगाल में था, लक्ष्मण सेन। उसको भी बख्तियार खिलजी ने बंगाल विजय के दौरान हराया था, और ऐसा करने के बाद उसने लखनौती, जो गौर में है, उसको अपनी राजधानी बनाई थी। अब बख्तियार खिलजी के पतन की बात करते हैं। तो तिब्बत और असम से वापस लौटने के बाद बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी, जो उसी का कमांडर था, और उसने हत्या करी थी 1206 में, और कमांडर का नाम था अली मर्दान। कहीं कहीं अली मर्दान खिलजी भी लिखते हैं। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो असम के कामरूप का राजा था, राजा पृथु, इसने इसको बुरी तरह से हराया था। कई जगहों पे ये भी लिखा गया है कि इतनी ज़्यादा हार हुई थी इसकी, इतनी ज़बरदस्त हार हुई थी कि उसके बाद जो बख्तियार खिलजी था वो किसी भी युद्ध में जाने लायक नहीं बचा था। तो इस तरह से वो पूरी तरह से टूट चुका था, अस्वस्थ था, और इसी वजह से उसके जो अपने ही कमांडर था उसका एक अली मर्दान, उसने उसकी हत्या कर दी। जो हत्या करी गई थी वो देवकोट, दिनाजपुर, बंगाल वाला एरिया था। तो ऐसा माना जाता है कि बख्तियार खिलजी की मृत्यु देवकोट, बंगाल में हुई थी। कहीं कहीं बिहार शरीफ और इमादपुर लिखा होता है, तो वो गलत है एक तरह से। और जो साक्ष्य मिले हैं वो यही है कि बख्तियार खिलजी की मृत्यु देवकोट, बंगाल में हुई थी। वहीं पर उसका मकबरा भी है। और कहीं कहीं लिखा मिलता है कि इमादपुर, बिहार शरीफ में बख्तियार खिलजी का मकबरा है, लेकिन ये दावा गलत है।
अब बिहार पर जो बख्तियार खिलजी ने हमले किए और उसका जो भी विवरण है कि वो क्या करता था, कैसे शासन चलाता था, वो हर चीज़ जो है उसका जो सोर्स है वो तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक है, जो कि मिनहाज ए सिराज के द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों, बख्तियार खिलजी के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और कुछ बोले या बहुत कुछ बोले, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिहार के एग्ज़ाम के लिए खास करके। और कहीं भी अगर आप सिविल सर्विस का किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हो तो बख्तियार खिलजी के बारे में आप प्री में यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा आपको, और मेंस में भी ऐसे आप लिख सकते हो। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब देखते हैं आगे वीडियो में क्या है। आगे वीडियो में बिहार के स्थानीय वंश की बात करेंगे। दो वंश थे, कर्नाट वंश और चेरो वंश। तो पहले कर्नाट वंश को पढ़ते हैं, फिर चेरो वंश की बात करेंगे। तो कर्नाट वंश जो है उसे सिमराव वंश या देव राजवंश भी कहा जाता था। मिथिला में इसकी स्थापना हुई थी, और मिथिला के जो कर्नाट वंश की स्थापना करी थी उनका नाम था नान्यदेव। जो मुख्य केंद्र था कर्नाट वंश का वो सिमरावगढ़ था, यही राजधानी भी थी, जो कि नेपाल बिहार की सीमा पर अवस्थित है। कर्नाट शासक स्वयं को मिथिलेश्वर कहते थे। इससे भी समझ में आता है कि यह मिथिला के आसपास का क्षेत्र था। मिथिला का स्वर्ण युग है ये कर्नाट वंश का इतिहास, जिसमें साहित्य, कला और संस्कृति का विकास हुआ था। भाषा का भी विकास हुआ था। भाषा मुख्य रूप से मैथिल भाषा, मैथिल जो है उस मिथिला भाषा, उसका विकास हुआ था। और वर्ण रत्नाकर जैसे साहित्य रचे गए थे कर्नाट वंश के समय में। उसमें एक शासक का नाम आता है नरसिंह देव, जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है इससे। इसने क्या किया था कि बख्तियार खिलजी को नजराना या गिफ्ट दिया था। इसको इस तरह समझिए कि नरसिंह देव लड़ाई नहीं करना चाहता था दिल्ली सल्तनत के साथ, जिसका नुमाइंदा बख्तियार खिलजी बिहार में था। तो वो क्या करता था, टाइम टाइम पे नजराना और गिफ्ट दे देता था उसको कि आप अलग रहो, मुझे अपना शासन करने दो। तुर्क सेनापति था एक, तुगरिल तुगन इसका नाम पूछा जाता है। तो उसने अभियान किया था, और तिब्बती धर्म स्वामी जो है ये कहलाया था। ठीक है। अब गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल और बिहार पर आधिपत्य करने के लिए आया था, गयासुद्दीन तुगलक। और उसी समय में कर्नाट वंश की समाप्ति होती है गयासुद्दीन तुगलक वाले अभियान में। जब वो निकला वहां से तुगलक वंश का शासक, और बिहार और बंगाल पर इसने आधिपत्य कर लिया, तो उसी समय जो कर्नाट वंश का अंतिम राजा था उसको हरा के इसने कर्नाट वंश को समाप्त कर दिया। और जो कर्नाट वंश का अंतिम राजा था वो था हरि सिंह देव। और कहते हैं कि हरि सिंह देव ने पंजी प्रबंध नामक व्यवस्था भी चलाई थी। तो इतना आपको पढ़ना है कर्नाट वंश में। तो कर्नाट वंश बोले या सिमराव वंश लिख के आए या फिर देवराज वंश, तीनों एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम चेरो वंश की बात करते हैं। तो भगवंत राय द्वारा स्थापित था यह चेरो वंश, और यह साम्राज्य बिहार के सासाराम, गया, दाऊदनगर, अरवल और झारखंड के पलामू व रांची के सीमावर्ती क्षेत्रों तक विस्तृत था। पूरा बिहार, झारखंड का भी जो नया वाला एरिया है झारखंड का, वो सब इसमें आता था। इसका मुख्यालय बिहिया था, भोजपुर बिहिया आप जाओगे तो आरा बक्सर के आसपास एक बिहिया नामक स्टेशन आता है। तो ये मुख्यालय जो है वो बिहिया भोजपुर था चेरो वंश का। और इसके प्रमुख शासक की बात करें तो भगवंत राय, अनंत राय, सहबल राय, प्रताप राय, सबका नाम आता है। लेकिन जो मेन मुख्य प्रश्न आता है वो मेदिनी राय से आता है, और यही मेदिनी राय चेरो वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। चेरो राजाओं को पलामू में 12 हजारी कहा जाता था। उनकी सेना में 12,000 चेर थे, इसलिए 12 हजारी कहते थे। लेकिन ऐसा भी लिखा हुआ है कि उनकी सेना में 12,000 चेरो और 18,000 खेरवार योद्धा शामिल थे। तो 12 हजारी का संबंध किससे है, तो चेर वंश से है, ये आपको ध्यान रखना है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था मेदिनी राय, जैसा मैंने पहले बताया है। इसके शासन काल में उज्जैन पर विजय प्राप्त की थी चेरों ने, और एक दरवाजा जो पलामू किला का नाम से जाना जाता है, तो पलामू किला या दरवाजा का निर्माण भी चेरो वंश के शासक ने ही करवाया। तो दोस्तों, इस तरह से हमने मध्यकालीन बिहार के इतिहास की शुरुआत कर दी है, जिसमें अभी आज मैंने आपको दो अलग अलग वंशों को और 3 राजाओं को समझाया है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में हम बिहार में सल्तनत काल और बिहार में अफगान शासन की बात करेंगे, और लास्ट वीडियो में मुगल काल की बात कर लेंगे बिहार में, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो उसको अलग से मैंने बनाया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही है। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये चैनल आप शेयर करो, जिससे इसको लाइक मिले, व्यूज़ मिले, और मुझे मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।